रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर्स जुड़ेंगे जिन पर हम बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे। हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव, शहर शहर से हमारे रिपोर्टर। तो यूपी से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू श्रीनगर से अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले राघवेंद्र, आपके पास आते हुए क्या कुछ खास खबरें हैं और क्या अपडेट है आज ग्राउंड जीरो से? राघवेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर थे। उन्होंने जनता दर्शन लगाया गोरखनाथ मंदिर प्रांगण में, वहां लोगों की समस्याओं को सुना, उनके निस्तारण के आदेश दिए। उसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गीता वाटिका मंदिर के पास जो एक वंदे मातरम रैली निकाली गई थी जो शाहपुर चौराहे तक गई थी, उसमें सम्मिलित हुए। वहीं आज लखनऊ में उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा जनजाति समाज को लेकर के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण भी सम्मिलित होंगे। इसके अलावा हम बात कर लें तो अखिलेश यादव का भी एक खास कार्यक्रम आज एसआईआर को लेकर एक बड़ी बैठक समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी गई है और 2:30 बजे अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यूनिटी रन, मिनी मैराथन और तमाम कार्यक्रम की शुरुआत आज की गई है जो 20 नवंबर तक चलेगा। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से रमाबाई पार्क में बसपा की रैली हुई थी, मायावती की जो बसपा पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं में एक नई जोश देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता अब लखनऊ आ रहे हैं, लखनऊ दफ्तरों में दिख रहे हैं और बूथ लेवल पे तैयारियों में बहुजन समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मायावती भी जुट गई हैं क्योंकि 2027 में यहाँ विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में बसपा की सक्रियता कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के लिए तो एक खतरे की घंटी है ही है। भारतीय जनता पार्टी जो एक लाभार्थियों का खास वोट वर्ग तैयार की है जिसमें तमाम ऐसे दलित पिछड़ी जातियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अबोर्ड करने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक खतरे की घंटी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करना है तो कांग्रेस भी लगातार एसआईआर के मुद्दे को लेकर हमलावर है। वहीं कांग्रेस की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि एसआईआर ऐसा शब्द है जो संविधान में है ही नहीं, ये संविधान शब्द नहीं है, वोट चोरी हम नहीं होने देंगे। और राहुल गांधी की जो एक यात्रा चल रही है और जो हम सिग्नेचर कैंपेन चलाए हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इसको हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। और रमाबाई के पार्क के अलावा जब दिल्ली में सभी इकट्ठा होंगे तो हम राष्ट्रपति को भी पार्टी के तरफ से एक अध्यादेश दिया जाएगा कि वोट चोरी का ये जो आरोप है इसकी जांच बैठाइए। तो कहा जा सकता है कि एसआईआर का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक गरमाता जा रहा है। चूँकि बिहार में चुनाव हो रहे हैं, दूसरे चरण का मतदान होना है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के तमाम नेता, हम चाहे पीएम मोदी की बात कर लें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात कर लें या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की या दोनों डीसीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की बात कर लें, बिहार में जितनी रैलियां इन लोगों ने की है, जिस तरह के रोड शो किए हैं, उसको देखकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान भी काफ़ी बढ़ा हुआ है क्योंकि 2027 में यहाँ भी चुनाव होने। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारे में 2027 की सुगबुगाहट बिहार चुनाव के साथ ही दिखाई देने लगी है। जी सोनिया। बिल्कुल राघवेंद्र, आपसे ज़्यादा जानकारी ले लेंगे। ईशा, आपके पास आते हुए क्या कुछ जानकारी है ईशा आज ग्राउंड जीरो से? देखिए, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक साझा ऑपरेशन हरियाणा पुलिस की फरीदाबाद टीम के साथ चलाया गया था और बीते कल ताबड़तोड़ जो छापेमारी की गई थी उसके तहत फरीदाबाद के थोच क्षेत्र से जो डॉक्टर आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जो उसके मकान से पुलिस ने 300 किलो जो आरडीएक्स है उसकी बरामदी की है और साथ ही साथ AK-47 राइफल भी यहाँ से बरामद की गई है और 84 के करीब जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। जो पुलिस कमिश्नर है फरीदाबाद के, थोड़ी ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसके बाद जो ये साझा ऑपरेशन स्थानीय पुलिस की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया उसके बारे में जानकारी उनकी तरफ से साझा की जाएगी। लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज से एक पूर्व सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के लॉकर से जो AK-47 बरामद हुआ था, उसी
मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से छानबीन की जा रही थी। तो इसी सिलसिले में आदिल नाम के एक डॉक्टर की गिरफ्तारी सहारनपुर से हुई। उसके बाद एक और डॉक्टर जो कि पुलवामा का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। और अभी भी माना जा रहा है कि और भी जो डॉक्टर्स हैं वो इस पूरी घटनाक्रम से जुड़े हुए हैं, उनकी तलाश फिलहाल जारी है। और देखिए, फरीदाबाद में जो मकान किराए में लिया गया था, वो बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर आदिल है जिसे पकड़ा गया है, उसका वो मकान है और उसने वो किराए में 3 महीने पहले ही लिया था। और उसकी तरफ से कहा गया था कि इस मकान का इस्तेमाल वो अपने मेडिकल जो उपकरण हैं उसको रखने में करेगा। लेकिन मकान मालिक से भी जो पुलिस ने पूछताछ की है, उसमें अभी मकान मालिक को भी इस बात की भनक तक नहीं हुई कि वहाँ पर जो आतंकी गतिविधियाँ हैं वो तेज़ी से चल रही है। और उस किराए के मकान में 300 किलो जो RDX है उस बरामदगी उसकी हुई है। लेकिन देखिए, जब पुलिस यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ही देर में करेगी, 11 बजे का समय पुलिस कमिश्नर की तरफ से दिया गया है, तभी पता चल पाएगा कि आखिरकार ये कौन से आतंकी संगठन के साथ जुड़े हैं और कितने लोग इस जो ये आतंकवादी गतिविधियों को तेजी से बढ़ाना चाहते थे, इनकी मंशा आखिरकार क्या थी। इसके बारे में पुलिस कमिश्नर अभी थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद ही ये पता चल पाएगा। और ये भी पता चल पाएगा कि वहाँ से जो है 300 किलो RDX बरामद हुआ है या 350 किलो। और अभी जो जानकारी पहले मिल पा रही थी उसके मुताबिक जिस तरीके से अभी हमारी सहयोगी ईशा ठाकुर बात कर रही थी RDX के हवाले से, जिस तरीके से फरीदाबाद के इलाके से जिस तरीके से डॉक्टर की वहां पे गिरफ्तारी और उसके बाद में उसके वहां पे जो रेंटेड मकान लिया था वहां से 300 के करीब जो RDX पकड़ा गया। दरअसल इससे पहले कुछ पहले जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को सबसे खुफिया इंफॉर्मेशन मिली थी कि अनंतनाग के GMC यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर जो कि काजीगुंड का रहने वाला था और वो बेस्ते HOD काम कर रहा था, तो उसके लॉकर से पहले AK-47 जो है वो बरामद होती है। और उसके बाद में लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन जो है होती है, तफ्तीश चलती है। और इस तफ्तीश के बाद में आज इसके जो वो फरीदाबाद से वो जाहिर होते हैं। और उसके बाद में जो साझा ऑपरेशन है जम्मू पुलिस और हरियाणा पुलिस के बीच में, और इसके साथ में ये डेवलपमेंट सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल इस पे पूरी छानबीन चल रही है और मजीद जो इसमें मिलिटेंट्स है या हम यूं कहेंगे होते हैं, तो ये फिलहाल जम्मू कश्मीर से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर हम बात करें सियासी गलियारों की, अगर हम बात करें, लगातार हम देख रहे हैं कि बाइपोल इलेक्शन नगरोटा और बडगाम का जो इलेक्शन है वो अपनी चरम सीमा पे है। हालांकि बीती शाम यानी जो संडे की शाम तकरीबन 6 बजे जितनी भी रैलियां हैं मजिस्ट्रेट्स की ओर से, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बडगाम या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक नोटिफिकेशन जारी की गई है कि शाम यानी कल शाम के 6 बजे से 11 नवंबर की शाम तक कोई रैली नहीं हो 163 अब नाफिज होगी। इस दरमियान जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रैली नहीं कर सकती है। अगर वो इसका कहीं पे भी उल्लंघन होता है तो उसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत उसका वो फेस करना पड़ेगा। लेकिन पहले अगर हम नगरोटा सीट की बात करें, नगरोटा सीट में तकरीबन जो है 150 पोलिंग स्टेशन जो है वो तैनात किए गए हैं और तकरीबन अभी मैदान में नगरोटा सीट में है तकरीबन 10 कैंडिडेट्स जो है वो मैदान में है, जिसमें भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस पैंथर्स पार्टी के काफी सारे जो नामवर वहां पे शख्सियत है उनके बीच में यहाँ पे कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन नगरोटा सीट इससे पहले जो नगरोटा की सीट थी वो भाजपा की सीट थी। अब चूंकि उस विधायक का देहांत हो गया था, अब उसकी सुपुत्री जो है वो अब की बार जो है भाजपा की सीट से वहां से इलेक्शन लड़ रही है। अगर हम यहाँ नगरोटा सीट में तकरीबन जो है 97,893 जो लैक्स है 1000 है वो यहाँ पे वोटर्स है जो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें नगरोटा सीट की, तकरीबन 77.66% जो वो वहां पे वोटिंग हुई है। इसी तरीके से अगर हम बडगाम की बात करें तो बडगाम में तकरीबन 1,26,000 के करीब जो वोटर्स है वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम लास्ट इलेक्शन की बात करें, लास्ट इलेक्शन में तकरीबन 52% यहाँ पे इलेक्शन जो है वोट्स जो है वो पाल हुए हैं। और यहाँ पे अब की बार जो है 17 कैंडिडेट्स है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और भाजपा के काफी सारे जो कैंडिडेट्स है वो मैदान में है। लेकिन इससे पहले इस सीट की अगर हम बात करें, यहाँ से जो अभी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो यहाँ से जीत के गए थे और उन्होंने फिर यहाँ से जो जीत के बाद में इसमें यहाँ से विड्रॉल किया था। उन्होंने यहाँ से तकरीबन जो है 36,110 जो वोट है वो हासिल किए थे और
दर्ज की थी, लेकिन उसके मुकाबले में बिल्कुल यहाँ पे अजर, पीडीपी लेकिन जो हॉट सीट है वो इस बार वही बडगाम की सीट हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने ये सीट छोड़ी थी और उसके बाद से क्योंकि उनके सांसद भी अब उनके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा कि किसके पक्ष में ये सीट जाती है। उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कुछ जानकारी है उपेंद्र आज? देखिए, जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो देहरादून दौरे पर थे और उन्होंने जिस तरीके से उत्तराखंड स्थापना दिवस की जो रजत जयंती वर्ष जो उत्तराखंड मना रहा है, वहाँ पर जो है राज्य स्थापना दिवस के मौके पर जो है प्रदेश की जनताओं को संबोधित किया। उन्होंने जिस तरीके से हर एक पहलुओं को जिस तरीके से छुआ और तमाम सारी चीज़ों को जिस तरीके से जिक्र यहाँ पर किया, और वहीं जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो कानून यहाँ पर बने हुए हैं, चाहे वो धर्मांतरण कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, ये तमाम सारे जो कानून जिस तरीके से, और यूसीसी जिस तरीके से प्रदेश में लागू की गई है, तो देश के लिए जो है एक नज़ीर जो है वो साबित हुआ है। एक मिसाल जो है वो पेश उत्तराखंड ने की है। यानी कि उनका ये मानना था कि जिस तरीके के फैसले जो है मुख्यमंत्री की ओर से जो कानून बनाने को लेकर जो लिए गए हैं, उसकी मिसाल जो है हर राज्यों में जो है वो दी जाएगी। इस तरीके के फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं। उसके साथ ही तमाम सारे जो विकास कार्य उत्तराखंड में इन 25 वर्षों में हुए हैं, इन तमाम सारे चीज़ों का जिक्र जो है उन्होंने कहा। और साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने ये भी बताया कि 100 सालों जब देश अपनी 100वीं जिस तरीके से जो स्वतंत्रता दिवस जब मना रहा होगा, तो उस समय उत्तराखंड जो है अग्रणी राज्यों में जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और साथ ही साथ जिस तरीके से पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये कहा गया था कि आने वाला साल जो है उत्तराखंड का दशक होगा, तो उसके तहत जो है विकास को गति देने के काम जो है वो किए जाएंगे। साथ ही जिस तरीके से 8,262 करोड़ की से अधिक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो किया गया है। उसमें जिस तरीके से चाहे वो सौंग बांध हो और तमाम सारी जो योजनाएं हों, चाहे खेल विश्वविद्यालय से जुड़े हुए मुद्दे हों, तमाम सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से लोकार्पण और शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री की ओर से जो है वो किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वाइब्रेट विलेज का भी जिक्र किया, उन्होंने कहा कि वाइब्रेट विलेज को विकसित करने और उनको उन पर काम करने को लेकर जो है काफ़ी लंबे समय से जो है वो काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो बॉर्डर्स वाले जो गाँव हैं उनको विकसित किया जाए, उनको पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो लाया जाए, ताकि वहाँ पर जो है पर्यटक जो है वो घूमने के लिए जाए। साथ ही वो क्षेत्र जो है काफ़ी आबादी वाला क्षेत्र बने, वहाँ पर लोगों की आवाजाही रहे, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स वाले जो गांव हैं वो जो है वो डेवलप हो सके। वहाँ पर छोटे छोटे रोजगार, होम स्टे, इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र उन्होंने किया कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। और एक आने वाले समय में उत्तराखंड का एक रोड मैप क्या होना चाहिए, किस तरीके से विकास की गति जो है आने वाले समय में उत्तराखंड में होनी चाहिए, उन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र जो है वो प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई दिए। लगभग 1 लाख के करीब जो है जनसंख्या जिस तरीके से वहाँ पर पहुंची हुई थी उन्हें सुनने के लिए, उनकी जो पहाड़ी वेशभूषा और जिस तरीके से हर बार जब भी वो उत्तराखंड आते हैं और जिस तरीके से पहाड़ी बोली भाषा में जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, वो सबको जो है वो मंत्रमुग्ध करते हुए दिखाई दिए। और जब प्रधानमंत्री आए तो एक बार फिर से ये देखने को मिला कि एक लहर जो है मोदी की जिस तरीके से जो रहती है प्रधानमंत्री की, उस तरीके का एहसास जो है वो फिर से जो है वो दिला गए। और कहीं ना कहीं ये भी जिस तरीके से राजनीतिक स्तर से अगर देखा जाए तो 2027 की तैयारी जो है वो अभी से जो है यहाँ से दिखती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके का प्रभाव जो है उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और जिस तरीके का जमावड़ा पूरे स्थापना दिवस के मौके पर वहाँ पर देखने को मिला और किस तरीके का हुजूम जिस तरीके से लोगों का रहा। तो ऐसे में ये लगता है कि 2027 में भी जिस तरीके से जो मोदी लहर और जिस तरीके का जो प्रभाव यहाँ के लोगों पर प्रधानमंत्री मोदी का है, वो जो है वो साफ दिखता हुआ नजर आया। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो है तमाम सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है वो किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गुनियाल गांव में जिस तरीके से 5वां धाम जो सैन्य धाम यहाँ पर जो बनाया गया है, उसका जो है वो प्रधानमंत्री की ओर से लोकार्पण नहीं किया गया, जो कि एक चर्चाओं का विषय जो है वो बना हुआ है प्रदेश भर में कि आखिर सैन्य धाम का जो है लोकार्पण जो है वो क्यों नहीं प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। कई सारे जो है वो कयास ये लगाए जा रहे हैं
कि जो सैन्य मंत्री हैं गणेश गोदियाल, गणेश जोशी, उनको उन पर जिस तरीके से जो है आपत्ति लगाई गई है, उन पर जो जिस तरीके से वहां पर भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो सेनेदाम में लगाए गए हैं कि काफी सारा भ्रष्टाचार जो है वो वहां पर जो है वो लगे हुए हैं, उसको लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री को भी पत्र जो है वो भेजा गया है कि इस सेनेधाम का जो है वो प्रधानमंत्री उद्घाटन न करें, क्योंकि इसमें जो है भ्रष्टाचार जो है वो काफी हुआ है। तो इसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि कल जब तमाम सारी योजनाओं का लोकार्पणों का शिलान्यास और लोकार्पण जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ओर से जो किया जा रहा था, उसमें सेनेधाम का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं था, जो कि चर्चाओं का विषय बना। लोगों का ये मानना है कि जिस तरीके के आरोप जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर जो है वो लगे हुए हैं, खासतौर पर जो सेनेधाम में भूमि से लेकर कल वहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए थे, जो हुजूम नजर आया उससे साफ नजर आ रहा था कि लोगों के बीच अभी भी पीएम मोदी की छवि क्या है।